समुद्र को भी भूख लगती है। हम लोग यहाँ पर बैठकर जब आपके सुंदरबन में समस्या होती है तो हम यहाँ से आवाज उठाते हैं कि सुंदरबन सिर्फ बंगाल का नहीं है। ईआईए में ये प्रावधान है कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के साथ साथ सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट भी करना। आपको क्या कहना है कि सचमुच ये सिर्फ़ पहाड़ का समस्या है कि या बंगाल में भी मतलब प्लेन्स का लोगों को भी दे आर आल्सो गोइंग टू फेस सेम काइंड ऑफ सिचुएशंस इन नियर फ्यूचर? सबसे पहले तो ये समझना होगा कि गंगा उतनी ही बंगाल की है जितनी उत्तराखंड की है। हुँ? इसलिए गंगा की सुरक्षा जो है वो हम सबकी ज़िम्मेदारी है। ठीक है? अब धीरे-धीरे ये पहाड़ दरक रहा है, स्लाइड कर रहा है। हुँ? और ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण शहर है। यहाँ से रास्ता निकलता है बद्रीनाथ के लिए और हेमकुंड साहिब के लिए। यहीं पर आदि शंकराचार्य ने पहला अपना मठ बनाया था, ज्योतिर्मठ, जिसकी वजह से उसका नाम है जोशी मठ। यहाँ से 2 सड़कें जाती हैं इंडो चाइना बॉर्डर तक। इसलिए इस शहर का स्थायी रहना बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने कहा कि ये गंगा केवल उत्तराखंड की नहीं है, उसी तरह जोशीमठ के साथ भी, क्योंकि वो बॉर्डर से भी जुड़ा है, वो बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब से भी जुड़ा है और ज्योतिर्मठ भी यहाँ पर है। तो उससे बहुत से भारतवासियों का एक श्रद्धा के तौर पर जुड़ाव है। तो जोशीमठ स्थिर रहे, ये हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। उसमें बंगाल के लोग भी अपनी आवाज़ उठाएं, उत्तराखंड के लोग भी उठाएं। जहाँ भी भारतवासी इन बातों की चिंता करते हैं, उन सबको ये आवाज़ उठानी चाहिए। जिस तरह हम लोग यहाँ पर बैठकर जब आपके सुंदरबन में समस्या होती है तो हम यहाँ से आवाज़ उठाते हैं कि सुंदरबन सिर्फ बंगाल का नहीं है, पूरे देश का है और हमें भी गंगा जोड़ती है हमारे इलाके को बंगाल से। ठीक है? कवि जी हम एक बात सोच रहे थे कि ये जो नया एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के जो कानून आया, इसको जो हद से ही हम लोगों को ऊपर भी ये आ रहा है कि लोकल लोगों से कोई कंसेंट नहीं लेना, ये एक आदत पड़ गया। इसके बारे में आपको क्या में जो कैपिटल सेंट्रिक डेवलपमेंट चल रहा है, इसमें लोकल लोगों का ओपिनियन का कोई जगह नहीं है, ये हम देख रहे हैं। ये बंगाल में भी ऐसी ही हम फेस कर रहे हैं। ऐसी बात तो इल्लीगल है अभी तक, क्योंकि ईआईए में ये प्रावधान है कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के साथ साथ सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट भी करना है। हुँ? तो उसके लिए तो आपको लोगों से, स्थानीय लोगों से बात करनी ही होगी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जब से ये ईआईए का प्रावधान हुआ है, तब से समय-समय पर जो भी सरकार रही है केंद्र में, वो इसको कमज़ोर करती गई है। और अब ये संशोधन लाने का प्रयास हो रहा है कि लोकल लोगों का कंसेंट लेना ज़रूरी नहीं है। अभी तक हुआ नहीं है, आवाज़ उठानी पड़ेगी। लेकिन अब सरकार की ये मंशा है कि ऐसा हो, लोगों की कंसेंट की ज़रूरत नहीं। So you have to fight against this। देखिए हो क्या रहा है, समुद्र को भी भूख लगती है।
और समुद्र को भूख पूरी करने के लिए मिट्टी और गाद चाहिए। अगर आप बांध बना देते हो या वो क्या लिंकिंग ऑफ रिवर्स कर देते हो और वो जो हिमालय की गाद है वो कहीं और चली जाती है, वो बंगाल की खाड़ी को नहीं मिलती है, तो वहाँ जो समुद्र है वो बेचारा भूखा है। तो वो क्या करता है कि जो आपके छोटे-छोटे टापू हैं, वो खाता जा रहा है उसको, और लोगों की ज़मीन जो है, वो खत्म होती जा रही है। ठीक है ना? ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। कभी आपको मौका मिले, तो आप नक्शे को देखिए। आपने शायद देखा होगा कि जो बे ऑफ बंगाल का नक्शा है, जो भारत का जो साइड है, उसमें बहुत छोटे-छोटे बहुत सारे टापू हैं। बांग्लादेश का साइड देखिए, जहाँ पर नदी का सारा गाद आ रहा है, वहाँ तो बड़े-बड़े आइलैंड्स हैं, इसी कारण। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जितने भी ये बांध वगैरह बने हैं, जो गंगा के गाद को पीछे रोक के बैठे हैं, अब परिस्थिति ये आ गई है कि गंगा शायद फरक्का को पार करके सीधे ही बांग्लादेश में चली जाए। इट विल नॉट कम डाउन दिस। ये भी एक संभावना है। नेशनल रिवरवेज का अ, वहाँ की जो नदी के अंदर और नदी के तट पर जो अम, जैव विविधता है, उस पर तो असर पड़ेगा, और लोगों के जो मछुआरे हैं, उनके जीवन पर तो डायरेक्ट असर पड़ेगा, और वो पड़ भी रहा है शायद। तो मैं जो थोड़ा बहुत जानकारी है मेरे पास आपके इलाके की, तो उससे तो ऐसे लग रहा है कि मछुआरे अब मछली पकड़ना छोड़कर अब वो रेत इकट्ठी कर रहे हैं। सैंड माइनिंग इज रिप्लेसिंग फिशिंग इन योर एरिया, एम आई राइट? एकदम जो डिस्प्लेस होने का शुरू हुआ था, वो तो हम लोगों को लग रहा है कि सबसे पहले मछुआरे ने डिस्प्लेस हुआ। एक-एक करके बात परियोजना आए। इसीलिए हम लोग बार-बार ये जब बंगाल से यहाँ उत्तर में आते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि उत्तरवासी हमारी पानी और मिट्टी को छोड़िए। पानी और मिट्टी और पानी के लिए जो खपत है उसको कैसे, और ये जो बात बन गया, इसका विकल्प क्या हो सकता है? आप अभी के आज के दिन में प्रैक्टिकली क्या हो सकता है कि अगले वाले 10 साल में भी या 20 साल में सरकार को क्या करना चाहिए? जो इसमें बुनियादी बात हमको क्रियान्वयन में लानी है, वो ये है कि वी हैव टू लिव विद इन आवर मीन्स। गांधी जी जो कह गए थे कि पृथ्वी के पास हर मनुष्य, हर प्राणी के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन हमारे लोभ के लिए पर्याप्त नहीं है। उस बात का ध्यान रखना है। हर जगह पर वर्षा होती है, धूप निकलती है, और हमको अगर कुछ भी अनाज चाहिए, तो हमें अपनी धरती पे मिट्टी चाहिए, उस मिट्टी पे वर्षा होनी चाहिए, और फिर पानी बरसना चाहिए। ये 3 चीज़ें ईश्वर ने हमें पर्याप्त मात्रा में दी है। तो ये बुनियादी चीज़ जो है, इसमें तो कोई कमी है नहीं। कमी हम लोग पैदा कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। हुँ? तो इस बात पर अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ध्यान आकर्षित करें, तो मुझे लगता है कि अ, हम सब एक समान रूप से संपन्न भी हो सकते हैं। ये नहीं कि एक आदमी दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो जाए और बाकी लोग गरीब बैठे हुए हैं। समानता पूर्वक अच्छा जीवन जीने की
के संसाधन इस देश में बहुत थे, इसीलिए इस देश को सोने की चिड़िया कहते थे। आपने जैसे देखा है कि हम लोग जो लोकल इंडिजिनियस नॉलेज हो, हम लोग ऐसे सीरियसली नहीं लेता है। आपको माने कैसा हम लोग के इसे इनकॉर्पोरेट करना चाहिए जो लोकल नॉलेज सिस्टम जो मुझे लगता है कि देखो, हमने एक, जिसको हम विकास कहते हैं, आधुनिक विकास की जो प्रक्रिया है, वो ये है कि वी विल कॉन्कर नेचर। हम प्रकृति के ऊपर आक्रमण करेंगे और जीत जाएंगे। हम ये नहीं सोचते हैं कि प्रकृति के पास अपनी शक्ति कितनी ज्यादा है, हम कितनी देर तक उसके साथ लड़ते रहेंगे। और प्रकृति के नियमों के साथ अगर हम जीने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि आपदाएं वगैरह सब कम होंगी। और वो जो लोकल नॉलेज की बात कर रहे हो, ये वही नॉलेज है जो लोग प्राचीन समय से अपने पर्यावरण को देखकर समझकर अपना जीवन यापन करते थे। ठीक, अब ऐसे नहीं है कि अब कई बार लोग कहते हैं यू वांट टू टर्न द क्लॉक बैक। मैं कहता हूँ नहीं, मैं तो फॉरवर्ड ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। मैं तो देख रहा हूँ कि कल क्या होने वाला है और आपका जीवन कैसे बदलने वाला है। मैं पहले ही आपको चेतावनी दे रहा हूँ। उदाहरण के तौर पर 1991 में हमने एक अध्ययन किया कि क्या भारत में जिस तरह की खेती का विस्तार हो रहा है, क्या उस तरह की खेती भारत के लोगों को पर्याप्त भोजन दे पाएगी? हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे कि वो सफल नहीं होगा। और अगर हम ये जो फाइन ग्रेन कहलाते हैं, अ, धान और गेहूं, 1950 तक हम ऐसा खाना थोड़ी खाते थे। हमारे खाने में मोटा अनाज ज्यादा होता था। half the half the grains consumed in India at the time of independence were coarse grains, बाजरा, ज्वार, रागी, ये सब मिलेट। लेकिन फिर हम हट गए उससे। वो ज़्यादा पौष्टिक भी है, उनको ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए। अगर सूखा पड़ता है वो तब भी अनाज मिल जाएगा आपको। ठीक है ना? नाउ यू सी एवरी डे the papers are full of news that the government wants us to grow millets. So जो हम 1991 में बोले थे वो 30 साल के बाद हो रहा है। So we are not trying to turn the clock back, we are looking ahead. ये गंगा को बचाने के लिए, दामोदर को बचाने के लिए, जो बड़े नदी है उसके बचाने के लिए बहुत सारे बात सामने आते हैं। लेकिन एक बड़ा नदी कब बचेगा, जो फीड करते हैं उसको, छोटा-छोटा जो सहायक नदी है वो बचेगा तभी ना बचेगा। तो ये बात कैसे हम लोग लोगों के पास लेके जाएँ और सरकार को भी कैसे इस की खबर हो सके कि छोटे नदी बचेगा, जोड़ा जो पानी का स्रोत है वो बचेगा तभी बड़ा नहीं। देखो, एक ऋषि थे कश्यप। कश्यप ऋषि ने एक उन्होंने अपनी विद्या को एक किताब में लिखा, विश्व वल्लभ। उसमें पानी के संबंध में, नदी के संबंध में 5 नियम बताए। पहला नियम कि नदी का उद्गम क्षेत्र जो है वो पवित्र स्थान है, वहाँ पर एक मंदिर बना दो। मंदिर बनाने का मतलब ये होता है कि उद्गम स्थल हमेशा ऊपर होता है। अगर मंदिर होगा, पुजारी होगा मंदिर के अंदर और पुजारी नीचे ध्यान रखेगा कि यहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। ठीक। दूसरा था कि नदी की गति में कम से कम अवरोध होना चाहिए। नदी खुली तरह से बहती रहे ये ठीक है। तो ही इज द फर्स्ट एंटी डैम पर्सन दैट आई नो ऑफ। नंबर 3 कि पानी और जंगल का घनिष्ठ
रिश्ता है, वो एक दूसरे पे निर्भर हैं। इसलिए जंगल के इलाके में कुंड बनाइए। आप देखोगे कि हमारे जो प्राचीन मंदिर वगैरह हैं वो जंगलों के आसपास हैं, वहाँ पे कुंड भी होते हैं। तो चौथा था कि नदी के अंदर कुछ मल वगैरह नहीं डालना चाहिए, गंदगी नहीं डालनी चाहिए। और पांचवा था कि हर व्यक्ति का ये धर्म है कि जो भी योगदान वो नदी की सुरक्षा और नदी के लिए दे सके उसको वो देना चाहिए। तो अगर मैं छोटी नदी के किनारे में बसता हूँ तो मुझे अपनी छोटी नदी का ध्यान रखना है। अगर हम अपने अपने इलाके की नदी का ध्यान रखेंगे तो बड़ी नदियों का भी ध्यान रखा जाएगा।